तुर्कमेनिस्तान का यह विशाल क्रेटर पिछले 50 से अधिक वर्षों से जल रहा है। अब आग आखिरकार बुझ रही है, लेकिन जो एक अच्छी खबर लगती है वह वास्तव में एक बड़े समझौते के साथ आती है। दशकों से काराकुम रेगिस्तान में दरवाजा गैस क्रेटर किसी दूसरे ग्रह की चीज जैसा दिखता था। यह 226 फीट चौड़ा गड्ढा है जिसमें से दिन रात जमीन से विशाल लपटें निकलती रहती हैं। पर्यटक इसे देखने के लिए रेगिस्तान में 3 घंटे से अधिक की यात्रा करते हैं, लेकिन हाल ही में जब लोग यहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ बहुत अलग मिलता है। आग अब लगभग बुझ चुकी है। जब वे क्रेटर के अंदर देखते हैं तो उन्हें तल पर बस कुछ लपटें टिमटिमाती हुई दिखती हैं, और बस इतना ही। पर्यटकों को यह निराशाजनक लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में एक सोची समझी योजना का परिणाम है। तुर्कमेनिस्तान लंबे समय से इस आग को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि यह क्रेटर 1971 में पूरी तरह से एक दुर्घटना के कारण बना था। मजदूर गैस के लिए ड्रिलिंग कर रहे थे, तभी अचानक उनके नीचे की जमीन धंस गई। हादसे से एक बड़ा छेद हो गया और जमीन के नीचे से मीथेन गैस लीक होने लगी। अब समस्या यह है कि मीथेन अदृश्य अत्यधिक ज्वलनशील है, और यदि यह जमा हो जाए तो लोगों और जानवरों को जहरीला बना सकती है। इसलिए मजदूरों ने एक फैसला लिया जो उस समय सरल लग रहा था। गैस में आग लगा दो और इसे जलकर खत्म होने दो। उन्होंने सोचा था कि लपटें केवल कुछ दिनों तक रहेंगी, लेकिन वे कभी नहीं रुकी। इससे स्थिति काफी खराब हो गई। बहुत सारी कीमती गैस बर्बाद हो गई है और वातावरण में उत्सर्जन हो रहा है। अधिकारियों को एक योजना बनानी पड़ी, लेकिन इस आग को बुझाना उस पर पानी डालने जितना आसान नहीं है। तो उन्होंने जो किया वह था पास के अन्य कुओं को फिर से खोलना और बनाना, ताकि गैस को क्रेटर से दूर खींचा जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि आग की तीव्रता लगभग 3 गुना कम हो गई है, जो एक बहुत अच्छा संकेत है। अगर यह योजना काम करती रही तो यह आखिरकार आग को पूरी तरह से रोक सकती है। लेकिन सभी विशेषज्ञ इस बात से सहमत नहीं है कि यह काम करेगा। उनका कहना है कि नए कुएं खोदने के बाद भी कुछ गैस अभी भी भूमिगत दरारों से लीक होने के रास्ते खोज सकती है, और इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली बनाने में लाखों डॉलर खर्च हो सकते हैं। तो तुर्कमेनिस्तान अब एक मुश्किल स्थिति में फंस गया है। आग को खत्म करने से बर्बादी कम हो सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से इसका मतलब देश के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक को नष्ट करना भी होगा। और यह कठिन है क्योंकि कई लोग और पर्यटन कंपनियां अभी भी आय के लिए इस पर निर्भर हैं। तो हाँ, यह निश्चित रूप से एक बड़ा समझौता है। हवाई अड्डों पर लंबा इंतजार या अंतहीन ट्रेन यात्राएं अब भूल जाइए। 15 साल से भी कम समय में शायद आप मेट्रो से पूरे यूरोप की यात्रा कर पाएंगे। लेकिन अरबों डॉलर की इस महत्वाकांक्षी योजना के सामने अभी भी कई बड़ी चुनौतियां हैं। स्टारलाइन प्रोजेक्ट का लक्ष्य 22 यूरोपीय देशों को जोड़ने वाला एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाना है। तो हवाई अड्डों, सुरक्षा लाइनों और अलग अलग ट्रेन सिस्टम के बजाय आप पूरे यूरोप में वैसे ही घूम पाएंगे जैसे शहर की मेट्रो में। देखिए ये कैसे काम करेगा। स्टारलाइन एक ही तालमेल वाली प्रणाली के जरिए सीधे हाई स्पीड रूट से प्रमुख यूरोपीय शहरों को जोड़ेगी। आप पुर्तगाल के लिस्बन से बैठ सकते हैं और फिनलैंड के हेलसिंकी तक जा सकते हैं, सिर्फ एक टिकट और एक आसान ऐप की मदद से। लेकिन दूर बसे शहरों को जोड़ने के लिए सिर्फ नई रेल लाइनें बिछाना ही काफी नहीं होगा। इन सीधे रास्तों के लिए सुरंगें, ऊंचे पुल, डिजिटल साइनिंग सिस्टम और बड़े स्टेशन जैसी कई विस्तृत और जटिल चीजें बनानी होंगी। यह एक ऐसी मेट्रो की तरह होगा जो यूरोप की मौजूदा ट्रेनों और सड़कों से 30% ज्यादा तेज चलेगी। कहा जा रहा है कि आप हेलसिंकी से बर्लिन सिर्फ 5 घंटों में पहुंच पाएंगे। आज ट्रेन से इसी सफर में 1 दिन से ज्यादा का समय लगता है। लेकिन यह प्रोजेक्ट सिर्फ नई पटरियां और सुरंगें बनाने तक ही सीमित नहीं है। योजना यूरोप के मौजूदा रेल सिस्टम को एक नेटवर्क में लाने की है, जिसमें एक ही टिकट, तालमेल वाले शेड्यूल और बेहतर यात्री सेवाएं होंगी। स्टारलाइन ट्रेनों का डिजाइन गहरे नीले रंग का होगा। डिब्बों को क्लास के आधार पर नहीं, बल्कि अलग अलग जरूरतों के हिसाब से बांटा जाएगा। जैसे कि काम करने वाले लोग शांत जोन में बैठ सकते हैं। परिवारों के लिए खास अलग सेक्शन होंगे। स्टेशन भी काफी शानदार होंगे, जिनमें शॉपिंग एरिया, खेल के मैदान, रेस्तरां और म्यूजियम भी होंगे। स्टारलाइन पर्यावरण के लिए भी बेहतर साबित होगी। अभी यूरोप में कहीं जाने के लिए लोग अक्सर सस्ती और छोटी फ्लाइट ले लेते हैं, लेकिन जब लाखों लोग ऐसा करते हैं तो प्रदूषण तेजी से बढ़ता है। यूरोप अब दुनिया में हवाई जहाजों से होने वाले प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है।
तो अगर स्टारलाइन कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण को 90% तक कम करते हुए वही सफर करा सके तो यह बहुत बड़ी बात होगी। योजना सुनने में तो कमाल की है, लेकिन आगे बड़ी चुनौतियां भी हैं। पहली बड़ी समस्या है पैसा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने में करीब 490 अरब डॉलर लगेंगे और यह तो सिर्फ एक अंदाजा है। आखिरी रकम इससे भी ज्यादा हो सकती है। और अगर पैसा मिल भी जाए तो भी काम तुरंत शुरू नहीं हो पाएगा। उन्हें अभी भी अलग अलग देशों से कई मंजूरियों की जरूरत होगी। पर्यावरण समीक्षा, जमीन के विवाद और स्थानीय नियमों की वजह से देरी हो सकती है। तो अभी के लिए स्टारलाइन अभी भी एक बड़े विचार जैसा लगता है, न कि ऐसी परियोजना जो बनने के लिए तैयार हो। ठीक है होशियारचंद, अब इसका जवाब दो। क्या आप जानते हैं कि भूकंप की तीव्रता असल में कैसी महसूस होती है? खैर, तीव्रता 1 पर आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। 3 पर अगर आप कॉफी पी रहे हैं तो वो छलक सकती है। 5 पर अलमारियों से चीजें गिरने लग सकती हैं और इससे आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। लेकिन 7.5 पर जमीन खुद फटने लगती है, इमारतें डोलती हैं और पूरी सड़कें 2 हिस्सों में बंट सकती हैं। और अब वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि एक फॉल्ट जिसे हम निष्क्रिय मान चुके थे, वो कनाडा के एक छोटे से शांत शहर के नीचे इतना शक्तिशाली भूकंप ला सकता है। अब अगर आप उत्तर पश्चिमी कनाडा के नक्शे पर अपनी उंगली घुमाएं तो आपको यूकॉन में डॉसन सिटी मिलेगी। ये सभ्यता से दूर भागने के लिए एक अच्छी जगह लगती है। आखिरकार यहाँ केवल लगभग 1600 निवासी ही रहते हैं। ये शांत है, दूर दराज है और अपने गोल्ड रश वाले अतीत के लिए मशहूर है। 1890 के दशक के अंत में डॉसन सिटी रातों रात एक उभरता हुआ शहर बन गया, क्योंकि लोग सोने की तलाश में यहाँ आए थे। आज वो भीड़ तो खत्म हो गई है, लेकिन शहर अभी भी वैसा ही दिखता है। लकड़ी के रास्ते और सैलून शैली के घर इसे किसी वेस्टर्न फिल्म के सेट जैसा एहसास देते हैं। ओह, और उस सब के नीचे खुद पृथ्वी में एक दरार है। डॉसन सिटी उस जगह के ऊपर स्थित है जिसे टिंटिना फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। ये पृथ्वी की पपड़ी में एक विशाल दरार है जो अलास्का की ओर सैकड़ों मील तक फैली हुई है। हाल तक वैज्ञानिकों का मानना था कि ये क्षेत्र 4 करोड़ से अधिक वर्षों से निष्क्रिय था, लेकिन नए अध्ययन कुछ और ही कहानी बताते हैं। बस एक छोटी सी याद दिला दूं, फॉल्ट्स विशाल दरारें होती हैं जहां पृथ्वी की पपड़ी के 2 हिस्से मिलते हैं। वे हमेशा एक दूसरे के पास से खिसकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके नुकीले किनारे आपस में फंस जाते हैं। दशकों तक दबाव बनता रहता है, जिससे चट्टानें लगातार मुड़ती और खिंचती रहती हैं। फिर अचानक फंसा हुआ हिस्सा टूट जाता है और वे हिस्से कुछ ही सेकंड में एक नई स्थिति में खिसक जाते हैं। वो अचानक लगा झटका सारी जमा ऊर्जा को छोड़ देता है, जिससे भूकंपीय लहरें बाहर की ओर दौड़ने लगती हैं। जमीन हिला देने वाले इस परिणाम को भूकंप कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि टिंटेना फॉल्ट के दोनों तरफ की जमीन सदियों से खिसकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो फंसी हुई है और अब उस फंसे हुए क्षेत्र में लगभग 20 फीट का खिंचाव पैदा हो गया है। अगर ये सब एक साथ खिसका तो जमीन इतनी दूर तक बगल की ओर खिसक जाएगी। ये सिर्फ एक छोटी सी दरार नहीं है, ये तो सीधे तौर पे किसी तबाही वाली फिल्म जैसा है। अगर वो सारा जमा हुआ तनाव एक बार में टूट जाए तो इसका परिणाम 7.5 की तीव्रता वाला भूकंप हो सकता है। ये कितना शक्तिशाली है? खैर, काफी शक्तिशाली। तो एक बड़े भूकंप के दौरान क्या होता है? कंपन 30 सेकंड या उससे अधिक समय तक रह सकता है, जो एक अनंत काल जैसा लगता है जब दीवारें डोल रही हों और फर्श आपके पैरों के नीचे लुढ़कता हुआ महसूस हो। अगर आप फॉल्ट के करीब हैं तो चीजें वाकई डरावनी हो सकती हैं। जमीन सिर्फ हिलती ही नहीं है, ये बगल की ओर एक बड़ा कदम भी ले सकती है। इससे कुछ मरम्मत की जरूरत पड़ सकती है। सड़कों पर नया टेढ़ा मेढ़ा पैटर्न बन सकता है और कमजोर इमारतें हिलने डुलने लग सकती हैं। और अगर ये कनाडा की सर्दियों में हो तो बस इतना समझ लीजिए कि एक मामूली बिजली कटौती भी जानलेवा मुसीबत बन सकती है। नरम मिट्टी पर होना हिलती हुई जेली पर बैठने जैसा है। ये झटकों को और बढ़ा देता है। ठोस चट्टान थोड़ी ज्यादा स्थिर होती है, फिर भी ये खतरनाक ही है। मिसाल के तौर पर 2003 में मेक्सिको में 7.5 तीव्रता के भूकंप ने 43,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचाया, सड़कें तोड़ दी और मीलों तक बिजली काट दी। 2018 में सुलावेसी में इसी तीव्रता ने न केवल इमारतों को जमींदोज कर दिया, बल्कि सुनामी और मिट्टी के धंसने की वजह भी बना। जमीन के दलदल में बदलने से पूरा इलाका ही उसमें समा गया। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, ज्यादातर लोग कनाडा को भूकंप वाला देश नहीं मानते, लेकिन यहाँ असल में साल में करीब 5000 भूकंप आते हैं। हालांकि वे इतने छोटे होते हैं कि आपको कभी महसूस ही नहीं होंगे। असली खतरा पश्चिमी तट पर ब्रिटिश कोलंबिया के पास है।
यहीं पर आप लोगों को कुख्यात बिग वन के बारे में फुसफुसाते हुए सुनते हैं। ये कैस्केडिया सबडक्शन जोन के साथ भविष्य में आने वाले एक महाभूकंप की ओर इशारा करता है, जो तट से दूर 600 मील तक फैली एक विशाल दरार है। टिंटिना के बगल की ओर खिसकने के विपरीत कैस्केडिया में एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी के नीचे दब जाती है। सदियों से नॉर्थ अमेरिकन प्लेट स्प्रिंग की तरह ऊपर की ओर मुड़ी हुई है, क्योंकि जुआन डी फूका प्लेट नीचे की ओर धंस रही है। जब ये आखिरकार टूटेगी तो वो 9.0 तीव्रता का होगा, जो 7.5 से 30 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। हम जानते हैं कि ऐसा हो सकता है क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। पिछला बड़ा भूकंप 1700 में आया था। ये इतना शक्तिशाली था कि इसने न केवल पैसिफिक नॉर्थवेस्ट को हिला दिया, बल्कि समुद्र के पार एक ऐसी सुनामी भेजी जिसने जापान को टक्कर दी, जहां ग्रामीणों ने बिना किसी स्थानीय भूकंप के एक रहस्यमयी लहर दर्ज की। काफी समय बाद वैज्ञानिकों ने इन कड़ियों को जोड़ा है। अब ये हमें इस तथ्य पर लाता है कि इस सब के बावजूद दरार का आकार, तनाव का धीरे धीरे बढ़ना और 7.5 तीव्रता के भूकंप की संभावना के बाद भी टिंटिना फॉल्ट कनाडा के आधिकारिक भूकंपीय खतरे के नक्शे पर भी नहीं है, कम से कम अभी के लिए। इसका मतलब है कोई चेतावनी नहीं, कोई रंग कोडित खतरे वाले क्षेत्र नहीं, और जब कोई दरार नक्शे पर नहीं होती तो कोई भी उसके लिए इमारत नहीं बनाता। वहां कोई उचित तैयारी नहीं है। आप मजबूत ढांचे नहीं बनाते या भूकंपीय नियम नहीं अपनाते, खासकर तब जब लोगों को उम्मीद ही ना हो कि जमीन फट सकती है। अब सच कहूं तो ये किसी की गलती नहीं है। इस दरार ने हाल ही में सक्रिय होने के कोई संकेत नहीं दिए थे, और कनाडा का ये हिस्सा बहुत बड़ा, शांत है और यहाँ ज्यादा निगरानी भी नहीं होती। ज्यादा समय पहले की बात नहीं है। लोग टिंटिना को सिर्फ एक भूगर्भीय अनोखी चीज मानते थे, जो अतीत को देखने के लिए तो अच्छी थी, लेकिन भविष्य के लिए प्रासंगिक नहीं थी। सालों तक टिंटिना फॉल्ट पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन जब शोधकर्ता हाईटेक उपकरण लाए तो सब बदल गया। उन्होंने डॉसन सिटी के पास जमीन में सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट बदलावों का पता लगाया। ये परिदृश्य पर निशान की तरह दिखते थे और पिछले भूकंपों की ओर इशारा करते थे, जिसमें एक ऐसा भी था जिसने लाखों वर्षों में जमीन को लगभग 3000 फीट खिसका दिया था। अब दिलचस्प बात यह है कि नई हिमनद आकृतियों में व्यवधान के कोई संकेत नहीं मिले, जिसका अर्थ है कि पिछला बड़ा भूकंप शायद पिछले हिमयुग के अंत से ठीक पहले आया था। भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये काफी हाल की बात है। जब वैज्ञानिकों ने उन जमीनी बदलावों को ग्लेशियरों की उम्र के साथ मिलाया तो तस्वीर साफ हो। टिंटिना फॉल्ट रिटायर नहीं हुआ है, ये बस एक बहुत लंबे कॉफी ब्रेक पर था और अब ये वापस काम पर लौटने के लिए बेताब है। इसीलिए शोधकर्ता इसे आधिकारिक तौर पर कनाडा के भूकंपीय खतरे के नक्शे पर चाहते हैं। जब जमीन फैलने का फैसला करती है तो डॉसन सिटी सिर्फ एक श्रग इमोजी से कहीं ज्यादा की हकदार है। विशेषज्ञ मूल रूप से मिट्टी के साथ जासूसी खेल रहे हैं। वे जंगलों और नदियों में उन धुंधले निशानों को खोज रहे हैं जिन्हें पिछले भूकंपों ने छिपाने की कोशिश की थी। वे उथल पुथल के शौकीन पुरातत्वविदों की तरह खाइयां खोद रहे हैं, पृथ्वी की डायरी के एक एक कीचड़ भरे पन्ने को पलट रहे हैं। हर दरार, झुर्री और परत इस कहानी में जुड़ती है कि टिंटिना ने आखिरी बार कब नखरे दिखाए थे और अगला कितना जोरदार हो सकता है। ये काफी शानदार है कि सैटेलाइट सचमुच ये ट्रैक कर सकते हैं कि क्या घाटी का एक हिस्सा दूसरे से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जैसे टेक्टोनिक घोंघू की दौड़। लक्ष्य ये पता लगाना है कि अतीत में ये फॉल्ट कितनी बार टूटा, आज भी इसमें कितना तनाव बना हुआ है और क्या ये शांति से फटेगा या एक साथ। अंत में सिर्फ इसलिए कि आप जानते हैं कि नीचे प्लेटें एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, फिर भी आप इसकी कोई तारीख तय नहीं कर सकते। लंबी खामोशी का मतलब यह हो सकता है कि चट्टानें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार हो रही हैं, या वे बस छोटे तरीकों से तनाव कम कर रही हैं जिन पर ध्यान नहीं जाता। वैज्ञानिक संभावनाओं का मॉडल बना सकते हैं, लेकिन अगले टूटने के लिए किसी के पास कोई काउंटडाउन घड़ी नहीं है। सबसे समझदारी वाली सोच भविष्यवाणी नहीं बल्कि तैयारी है। आप संभावित के लिए खुद को तैयार करते हैं, सटीक के लिए नहीं, क्योंकि पृथ्वी का शेड्यूल रिमाइंडर के साथ नहीं आता। पता चला है कि पृथ्वी की पपड़ी हमेशा हलचल करती रहती है। बस बात यह है कि हमारे नक्शे इस गपशप में थोड़े पीछे हैं। एक फॉल्ट जिसे हर कोई हानि रहित समझता था, वो वास्तव में 7.5 तीव्रता वाले रहस्य को दबाए बैठा हो सकता है। लेकिन चिंता न करें, ये घबराने का संकेत नहीं है, ये समझदार बनने का संकेत है। बेहतर डेटा, मजबूत इमारतें और कुछ बस इनकी आदतें। जब जमीन आखिरकार अपना हिसाब चुकता करती है तो मायने ये नहीं रखता कि डॉसन सिटी को झटका लगा या नहीं, बल्कि ये कि क्या सब इतने तैयार हैं कि एक संभावित आपदा को बाद में सुनाने वाली बस एक रोमांचक कहानी बना सकें। क्या आप कभी भूकंप में रहे? मैं नहा हूं। मुझे अपनी कहानी कमेंट्स में बताएं।
2000 मील से भी ज्यादा लंबी एक विशाल दरार पूरे अफ्रीका को 2 हिस्सों में बांट रही है। सड़कें, घर, यहाँ तक कि स्कूल भी तहस नहस हो रहे हैं। अब वैज्ञानिकों को लगता है कि उन्होंने आखिरकार इसकी वजह का पता लगा लिया है। धरती की गहराई से उठने वाला तपती हुई चट्टानों का एक विशाल स्तंभ जिसे सुपर प्लूम कहा जाता है, और यह धीरे धीरे जमीन को इंच दर इंच अलग धकेल रहा है। हालांकि ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। महाद्वीप 2 टुकड़ों में टूट रहा है और जो हो रहा है उसका सुराग हजारों मील दूर हवाई में छिपा हो सकता है। और इस सब में अचानक संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या भूमिका है? जरा रुकिए, हम वहां तक पहुंचे नहीं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये कोई नई जानकारी नहीं है। अफ्रीका लगभग 2 करोड़ 50 लाख सालों से धीरे धीरे अलग हो रहा है। ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम नाम के क्षेत्र में हो रहा है। ये इथियोपिया से मोजाम्बिक तक हजारों मील में फैला है और ग्रह का सबसे बड़ा सक्रिय महाद्वीपीय रिफ्ट सिस्टम है। और मेरा मतलब उन जगहों से है जहां धरती की परत खिंच रही है और अलग हो रही हैं, जिससे दरारें, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं। कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं कि ये डरावना है। मिसाल के तौर पर 2018 में केन्या की राजधानी नैरोबी के ठीक पश्चिम में एक छोटे से शहर के पास एक विशाल दरार दिखाई दी। कुछ जगहों पर यह लगभग 65 फीट चौड़ी की। ये एक के बाद एक खड़ी 2 स्कूल बसों की लंबाई के बराबर है। ये सब बहुत ही भयानक था। ये तेजी से हुआ और अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया। सड़कें कट गईं, खेत तबाह हो गए। लोग घबराए हुए थे क्योंकि उनके पैरों के नीचे की जमीन फट रही थी। और मेरा मतलब सचमुच वही है। एक आदमी ने दरार को सीधे अपने घर के बीच से निकलते देखा। पूरा घर ढहने से पहले उसके पास अपना कुछ सामान समेटने का भी मुश्किल से समय था। डरावना लगता है ना? क्योंकि ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट क्षेत्र में हुआ था, इसलिए दहशत तेजी से फैल गई। मीडिया इस पे छा गया और दावा करने लगा कि ये इस बात का सबूत है कि अफ्रीका अलग हो रहा है। दरार के पास खड़े लोगों ने सोचा, ओ भाई, ये तो शुरू भी हो गया। और कई लोग आज भी यही मानते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, कम से कम उस खास दरार के मामले में तो नहीं। क्योंकि शुरुआती घबराहट के बाद इसके वीडियो और फोटो से सुराग मिले कि ये टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से संबंधित नहीं था। पहला सुराग दरार के दोनों किनारे मेल नहीं खाते थे। जैसे पहेली के गलत टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करना, वे बस एक सीध में नहीं थे। दूसरा सुराग, वो दरार एक निरंतर रेखा नहीं थी। बीच बीच में मिट्टी के कुछ पुल जैसे बने हुए थे। इस सब से पता चला कि ये अचानक हुआ कटाव। मेरा मतलब है, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि दरार कभी पास के माउंट लोंगोनाट की ज्वालामुखी राख से भरी थी, लेकिन फिर क्षेत्र में भारी बारिश हुई। जब पानी मिट्टी में समा गया तो उसने राख को बहा दिया, जिससे वो दरार खुल गई। समस्या हनो सच्चाई सामने आने के बाद भी बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना ने अफ्रीका के टूटने की पूरी चर्चा को फिर से छेड़ दिया। और बात यह है, भले ही उस दरार का इससे कोई लेना देना नहीं था, पर कोई शक नहीं कि अफ्रीका टूटकर अलग हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये महाद्वीप 2 टेक्टोनिक प्लेटों के बीच स्थित है। पूर्व में सोमाली प्लेट और पश्चिम में न्यूबियन प्लेट। समस्या ये है कि वे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और जैसे जैसे वे अलग होते हैं, पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट की खाई चौड़ी होती जा रही है। अंततः सोमाली प्लेट न्यूबियन प्लेट से पूरी तरह अलग हो सकती है, जिससे एक नया भूभाग बनेगा जो मेडागास्कर या न्यूजीलैंड जितना बड़ा हो सकता है। वैसे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी है, इतनी धीमी कि हम में से कोई भी इसे पूरा होते नहीं देख पाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ जगहों पर यह महाद्वीप हर साल लगभग 0.3 इंच की दर से अलग हो रहा है। अंदाजा लगाने के लिए बता दूं, ये आपके नाखून की लंबाई से भी कम है। तो हम कह सकते हैं कि इस अलगाव में लाखों साल लगेंगे, जो वहां रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे इस धीमी टूट के प्रभावों को महसूस नहीं करेंगे। असल में वे पहले से ही हो रहे हैं। उदाहरण के लिए इथियोपिया के अफार क्षेत्र को ही ले लीजिए। 2005 में इस क्षेत्र ने दिखाया कि ये रिफ्ट कितनी अप्रत्याशित हो सकती है। थोड़े ही समय में इस क्षेत्र में 420 भूकंप आए, जिससे एक विशाल दरार खुल गई। जिसमें आमतौर पर सदियां लगती हैं, वो कुछ ही दिनों में हो गया, जिसने भूवैज्ञानिक परिवर्तनों की गति के बारे में वैज्ञानिकों की समझ को पूरी तरह चुनौती दी। तब वो दरार 35 मील से ज्यादा लंबी थी और इसके आसपास का जीवन आज भी आसान नहीं है। हाल के भूकंपों ने स्थानीय बुनियादी ढांचे का काफी हिस्सा नष्ट कर दिया। 37 स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे 5000 छात्र बिना क्लासरूम के रह गए। और ये तो नुकसान का सिर्फ एक हिस्सा था। जैसे जैसे टेक्टोनिक प्लेटें अलग होती रहेंगी, अंततः इस क्षेत्र में पानी भर जाएगा,
जिससे कुछ भविष्यवाणियों के अनुसार एक नया महासागर बनेगा। जाम्बिया और युगांडा जैसे देश जो आज चारों तरफ से जमीन से घिरे हैं, एक दिन उनके पास समुद्र तट हो सकता है। ये उनके लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि इससे नए व्यापार मार्ग खुल सकते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदल सकती है। हालांकि बहुत ज्यादा उत्साहित ना हो, हम जल्दी ही इस छठे महासागर के पानी में गोता नहीं लगा पाएंगे। टूटने की इस प्रक्रिया में और 50 से 100 लाख साल लगेंगे, लेकिन ठीक कहना मुश्किल है, क्योंकि भूकंप जैसी बड़ी हलचलें इसे और तेज कर सकती हैं। तो अब तक हमें यह पता है, सोमाली प्लेट और नूबियन प्लेट एक नाटकीय टेक्टोनिक अलगाव के बीच में हैं, जो धीरे धीरे दूर जा रही हैं। अफ्रीका 2 हिस्सों में टूट रहा है। इसकी वजह से पृथ्वी को शायद एक नया महासागर मिलेगा, लेकिन हाल तक हमें ठीक से नहीं पता था कि यह सब किस वजह से हो रहा है। जैसे कि हाँ, वे टेक्टोनिक प्लेटें हिल रही हैं, लेकिन क्यों? मेरा मतलब है, क्या यह विशाल भूवैज्ञानिक प्रक्रिया पृथ्वी के मेंटल में होने वाली किसी हलचल से चल रही, या फिर इसका कोई बहुत बड़ा और गहरा स्रोत हो सकता है? खैर, वैज्ञानिकों को लगता है कि उन्होंने आखिरकार इस रहस्य को सुलझा लिया है। उनका मानना है कि यह महाद्वीप इसलिए टूट रहा है क्योंकि यहाँ एक गहरा मेंटल सुपर प्लम है, जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम के नीचे गर्म चट्टान का एक विशाल स्तंभ है। इसे एक विशाल भूमिगत हथौड़े की तरह समझें, जो ऊपर की ओर धकेल रहा है, क्रस्ट पर दबाव डाल रहा है और धीरे धीरे इसे तोड़ रहा है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर दुनिया के एक बिल्कुल अलग हिस्से, हवाई में हुई किसी घटना की वजह से पहुंचे। अमेरिका के इस राज्य के नीचे भी ग्रह की गहराई से उठती हुई अत्यधिक गर्म चट्टान का एक प्लम है। ये अपने ऊपर की क्रस्ट को पिघला देता है और यही हवाई के ज्वालामुखियों को ऊर्जा देता है। जैसे जैसे पैसिफिक प्लेट इस प्लम के ऊपर से गुजरती है, पिघली हुई चट्टान नई जगहों से बाहर निकलती है, जिससे एक के बाद एक ज्वालामुखी बनते जाते हैं। लाखों वर्षों में इसी तरह हवाई द्वीप समूह का निर्माण हुआ था। हवाई के इस प्लूम में हीलियम और नियॉन जैसी नोबल गैसें मौजूद हैं। और क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों को वही गैसें और कहां मिली? बिल्कुल सही, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम के नीचे। बीओ, उस खोज ने इस सिद्धांत का समर्थन किया कि अफ्रीका में जो हो रहा है उसके पीछे एक सुपर प्लम, और हम इसे सुपर कहते हैं क्योंकि ये बहुत विशाल हो सकता है। देखिए, केन्या से लेकर मलावी तक की ज्वालामुखीय चट्टानों में यही गैसें पाई गई हैं। तो सब कुछ एक ही सुपर प्लम के अस्तित्व की ओर इशारा करता है, जो हिंद महासागर से लाल सागर तक फैला है, न कि कई अलग अलग स्रोतों की ओर। यदि उनका डेटा और शोध सही है, तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अफ्रीका के नीचे ये सुपर प्लम संभवतः कोर मेंटल सीमा से शुरू होता है, जो पृथ्वी के अंदर लगभग 1800 मील की गहराई पर स्थित है। हालांकि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम के रासायनिक संकेत हवाई की ज्वालामुखीय चट्टानों में पाए जाने वाले संकेतों के समान हैं, लेकिन वे बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। माना जाता है कि हवाई प्लम गर्म मेंटल की एक संकरी उठती हुई धारा है, जो कुछ हद तक लावा लैंप के अंदर की हलचल जैसी होती है। अफ्रीका के प्लम का आकार अलग हो सकता है, जो पृथ्वी की गहराई से उठने वाले गर्म और उछाल वाले पदार्थ के एक बड़े द्रव्यमान जैसा हो सकता है। जैसे ही ये सतह पे पहुंचता है, ये गर्म पदार्थ ठंडी ठोस बाहरी परत से टकराता है और फैल जाता है, जिससे ये उसे तोड़ने और पूरे क्षेत्र में तीव्र ज्वालामुखीय गतिविधि शुरू करने के लिए पर्याप्त दबाव डालता है। और अगर ये सिद्धांत सही है, तो हम एक धीमी लेकिन अजेय शक्ति को देख रहे हैं, जो अफ्रीका के नक्शे को फिर से लिखेगी और इस महाद्वीप को हमेशा के लिए बदल देगी।